ओके, तो इस कहानी का शुरुआत होता है साल 1983 का हॉकिन शहर में, जहां पर विल बायर्स नाम का एक 12-13 साल का लड़का अपने दोस्त माइक, ल्यूकस और डस्टिन के घर से गेम खेलकर रात को अपने घर वापस लौट रहा था। तब रास्ते में उसके ऊपर एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसको कहीं लेकर चला जाता है। फिर अगली सुबह विल का बड़ा भाई जॉनथन और उसकी माँ जॉयस उसका मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस चीफ जिम हॉपर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और साथ ही में विल के दोस्त भी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक छोटी सी टकली लड़की मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और उसका हाथ में 011 लिखा हुआ था, मतलब 11। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आखिर ये लड़की कौन है। दरअसल दोस्तों, हॉकिन शहर के पास जंगलों के बीचों बीच नेशनल लेबोरेटरी नाम का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था और कहने को तो यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च होता था, लेकिन असलियत में तो यहाँ पर सीक्रेटली MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में काम किया जाता था, जहाँ पर इंसानों के ऊपर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जिसमें कि साइंटिस्ट अलग अलग लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उनके ऊपर साइकिक पावर्स जैसे टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथिक, रिमोट व्यूइंग डेवलप करने का कोशिश करते थे। इसी प्रोजेक्ट की वजह से कुछ बच्चों के अंदर साइकिक पावर्स डेवलप हो गया था और उनमें से एक थी 11, जो कि सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। 11 इस पूरे शो का मेन कैरेक्टर होने वाली है। इस लैब का डायरेक्टर का नाम था डॉक्टर मार्टिन ब्रैनर और सभी बच्चे इसको पापा कहकर बुलाते थे। तो एक दिन डॉक्टर ब्रैनर 11 को एक सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में डालते हैं। बेसिकली ये एक बड़ा सा पानी का टैंक होता है जिसमें नमक डाला जाता है ताकि बॉडी फ्लोट कर सके और पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए और 11 अपना माइंड को पूरी तरीके से फोकस कर सके। ऐसा करने से 11 अपना कॉन्शियसनेस यानी कि अपनी चेतना को एक ब्लैक वॉइड में भेजती है, जहां पर वो किसी भी इंसान या किसी भी जगह का प्रेजेंस को फील कर सकती है, जैसे कि वो अपना माइंड के अंदर उन्हें देख रही हो। तो डॉक्टर ब्रैनर उसको एक रशियन स्पाई के बारे में पता लगाने को बोलते हैं और 11 ऐसा कर भी देती है। तब उसको स्पाई मिल तो जाता है, लेकिन साथ ही में उसको डेमोगॉर्गन नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है। दोस्तों, ये वही मॉन्स्टर था जो कि विल के ऊपर हमला किया था। 11 उसको देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। आपको बता दें, ये मॉन्स्टर अपसाइड डाउन नाम का एक डार्क अल्टरनेट डायमेंशन में रहता है जो कि अर्थ के नीचे है और देखने में बिल्कुल हॉकिन शहर का जैसा है, जो कि पूरी तरीके से सड़ा हुआ है और एटमॉस्फेयर भी पूरा टॉक्सिक है। वहां पर इंसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगली मॉन्स्टर रहते थे। जब डॉक्टर ब्रैनर को उस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है तब वो पागल सन के बुढ़ा उस पर स्टडी करना चाहता था, इसीलिए वो 11 को फिर से उस मॉन्स्टर के पास भेजता है। ये 11 भी बेचारी पक्का अपना मन ही मन सोचती होगी, साला किस भड़वा को अपना बाप मानते हैं। एनीवेज, इस बार भी जब वो उस बदसूरत जंगली मॉन्स्टर को देखती है, वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसका पावर्स अनकंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से एक ब्लास्ट होता है और अर्थ और अपसाइड डाउन के बीच में दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे कि वो जंगली मॉन्स्टर अर्थ पर आ जाता है और एक एक करके सारे साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। तो इसी मौका का फ़ायदा उठाकर 11 उस लैब से भाग जाती है और माइक और उसके दोस्तों को मिलती है। दोस्तों, अब तक हम जितना भी 11 के बारे में आपको जानकारी दी है वो सिर्फ और सिर्फ 50% है। बाकी का 50% आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा। चलिए अब अपना मेन कहानी पर वापस आते हैं। तो जब माइक, ल्यूकस और डस्टिन को 11 मिलती है तब वो लोग 11 को माइक के घर पर छुपा देते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगले दिन माइक अपनी माँ से बात करेगा और 11 को अडॉप्ट करवा लेगा। मगर 11 ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसको डर था कि अगर ये बात सबको पता चल जाएगा तो डॉक्टर ब्रैनर उसको किसी न किसी तरीके से ढूंढ कर वापस अपने साथ लैब में ले चलेंगे। उस वक्त जब 11 विल का फोटो को देखती है तब वो बताती है कि उसने विल को अपसाइड डाउन में देखा था और वो अब तक जिंदा है और साथ ही में वो अपना पावर्स बच्चों के सामने रिवील कर देती है। इसीलिए वो तीनों 11 के ऊपर ट्रस्ट करने चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में विल अपना ही घर में छुपा हुआ था, इसीलिए विल लाइट से सिग्नल देकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है।
जॉयस समझ जाती है कि उसका बेटा अब भी जिंदा है और इसी घर में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ माइक की बड़ी बहन नैन्सी अपना बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन के घर पर पार्टी मनाने जाती है अपने दोस्त बारबरा के साथ। इसी बीच जॉनथन विल को खोजते खोजते स्टीव के घर के पास चला जाता है और चुपके से पार्टी का फोटोज खींच लेता है। थोड़ी देर के बाद जब पार्टी खत्म हो जाता है और बारबरा अकेली पूल में बैठी हुई थी, तब किसी वजह से उसका हाथ में कट लग जाता है, जिस वजह से खून बहने लगता है और इसी खून का महक से वो जंगली मॉन्स्टर डेमोगॉर्गन आकर बारबरा को अपसाइड डाउन में लेकर जाकर खा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर विल को सर्च करते करते लैब में चला जाता है, जहां पर उसको नकली सीसीटीवी फुटेज दिखाकर भगा दिया जाता है। लेकिन हॉपर को उनके ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो एक लाइब्रेरी में जाता है और लैब के बारे में सारा जानकारी लेता है। तब उसको पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैनर वहां पर MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे और वो बच्चों पर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट करते थे। आज से करीब 10-12 साल पहले टेरी लीव्स नाम की एक औरत भी इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी और उस समय वो प्रेग्नेंट भी थी, जिस वजह से उसके बच्चे के अंदर भी कुछ पावर्स डेवलप हो जाता है। इसीलिए जब उसकी बेटी पैदा होती है तब डॉक्टर ब्रैनर उसको छीन लेती है और पूरी दुनिया को बता देती है कि उसकी बेटी पैदा होती ही मर चुकी थी। लेकिन टेरी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसको ये बात अच्छे से पता था कि डॉक्टर ब्रैनर उसकी बेटी को चुरा लिया है, इसीलिए वो उसके ऊपर केस कर देती है। लेकिन वो पागल सन की बुढ़ऊ टेरी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिस वजह से उसका ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाता है और वो पागल बन जाती है। आपको बता दें दोस्तों, ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि खुद लेवन है और उसको भी ये सब बात नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव को पता चल जाता है कि कल रात को जॉनथन चुपके से पार्टी का फोटोज खींच लिया था। तब वो गुस्से में आकर जॉनथन का कैमरा को तोड़ देता है और सारे फोटोज को फाड़ देता है। लेकिन तभी नैन्सी नोटिस करती है कि उन फोटोज में बारबरा भी थी, इसीलिए वो वापस से स्टीव के घर पर जाती है बारबरा को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी वहां पर वो डेमोगॉर्गन आ जाता है और नैन्सी किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे लेवन के साथ विल को ढूंढने चले जाते हैं और लेवन उन्हें विल के घर के पास लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि अपसाइड डाउन में इस वक्त विल अपने ही घर में छुपा हुआ था। तभी अचानक से पुलिस वालों को एक तालाब से विल का लाश मिलता है, मगर जॉयस ये मानने से मना कर देती है कि वो बॉडी विल का है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो लाइट्स के थ्रू विल से बातें की थी। वहीं दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और ल्यूकस लेवन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि लेवन बस झूठ बोलकर उन लोगों का टाइम बर्बाद कर रही है। मगर लेवन प्रूव करती है कि विल अब भी जिंदा है। वो अपना पावर्स का यूज़ करती है और माइक का वॉकी टॉकी से विल का आवाज़ सुनाती है और इसी के साथ उन तीनों को यकीन हो जाता है कि विल अब भी जिंदा है। इसीलिए वो लोग दूसरी दुनिया में जाकर उसको वापस लाने का प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले वो लोग अपना स्कूल जाते हैं और अपना साइंस टीचर से पूछते हैं कि दूसरी दुनिया में कैसे जाया जाए। तब मास्टर जी उनको बताते हैं कि प्रैक्टिकली ये बात तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर थ्योरी की बात करें तो इसके लिए एक गेट का ज़रूरत होगा और अगर ऐसा गेट बंद भी जाता है तो अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए जब वो तीनों बच्चे अपना अपना कंपास चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कंपास में तो गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बिगड़ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं तो गेट खुला हुआ है। इसीलिए वो लोग कंपास को ट्रैक करके गेट की तरफ बढ़ते हैं। मगर लेवन अपना पावर से कंपास का डायरेक्शन को बदल देती है ताकि वो लोग गेट तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा था। ल्यूकस इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो लेवन को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है। मगर माइक से ये सब देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो लेवन से प्यार कर बैठा था। इसी वजह से माइक और ल्यूकस के बीच में झगड़ा हो जाता है। तब लेवन अपना पावर से ल्यूकस को दूर फेंक देती है, जिस कारण उसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस होता है और वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर को भी शक था कि वो बॉडी विल का नहीं हो सकता है, इसीलिए वो मुर्दा घर जाकर चेक करता है। तब उसको पता चलता है कि बॉडी तो नकली है और उसके अंदर कॉटन भरा हुआ था। वो समझ जाता है कि इसके पीछे वो बूढ़ा डॉक्टर ब्रैनर का हाथ है, इसीलिए वो चोरी छुपे लैब में घुस जाता है और बेसमेंट में चला जाता है, जहां पर वो अपसाइड डाउन वाला दरवाजा को देख लेता है। लेकिन तभी गार्ड्स उसको बेहोश कर देता है और वापस से उसको अपने घर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी जॉनथन का घर पर जाती है और उसको बारबरा का वो फोटो दिखाती है, जिसके बैकग्राउंड में वो मॉन्स्टर भी कैप्चर हो गया था। इसीलिए वो दोनों कुछ वेपन्स को इकट्ठा करते हैं और जंगल में चले जाते हैं ताकि
उस मॉन्स्टर को मारकर बारबरा को वापस ला सके। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक पोर्टल है और नैन्सी उस पोर्टल के अंदर घुस जाती है और अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है। अंदर में वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है और बड़ी मुश्किल से वो बचकर पोर्टल से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइक और डस्टिन लेवन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी कुछ बदमाश बच्चे उन लोगों को परेशान करते हैं, मगर तभी लेवन आकर उनको बचा लेती है और कन्फेस करती है कि उसने ही गलती से वो दरवाजा खोला था। इसके बाद माइक फिर से लेवन को अपने घर पर लेकर चला जाता है, लेकिन अब डॉक्टर ब्रैनर को पता लग जाता है कि लेवन माइक के घर पर है, इसीलिए वो उसको लेने के लिए निकल जाता है। मगर ल्यूकस ये सब देख लेता है, इसीलिए वो माइक को वॉकी टॉकी से वार्निंग दे देता है। इसीलिए माइक लेवन को लेकर घर से भाग जाता है और एक जंकयार्ड में छुप जाता है। ल्यूकस भी वहीं आ जाता है और उन सब का वापस से दोस्ती हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर, जॉयस, नैन्सी और जोनाथन को भी पता चल जाता है कि लेवन टेरी लीव्स की बेटी है और उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स है। सब लोग एक साथ जॉयस के घर पर इकट्ठा होते हैं और हॉपर लेवन को अपना पावर्स इस्तेमाल करके विल का लोकेशन पता लगाने को बोलते हैं, मगर लेवन नहीं कर पाती है क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अगर उसको सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक मिल जाए तो वो अपना पावर्स को बढ़ा सकती है। इसीलिए वो लोग स्कूल चले जाते हैं क्योंकि इस टैंक को बनाने के लिए जो जो सामान का ज़रूरत था वो सब स्कूल में मौजूद है। फिर वो लोग वाटर टैंक को बना लेते हैं और लेवन को अंदर घुसा देते हैं। लेवन पूरी तरीके से अपना बॉडी को रिलैक्स करती है और अपना माइंड को फोकस करती है और टेलीपैथिकली अपसाइड डाउन में चली जाती है। वहाँ उसको बारबरा का डेड बॉडी मिलता है और विल जिंदा मिलता है जो कि अपना फोर्ट में छुपा हुआ था। इसीलिए जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन में जाकर विल को लाने का प्लान बनाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों हॉकिंस लैब के अंदर जाते हैं तभी गार्ड्स उनको पकड़ लेते हैं। तब डॉक्टर ब्रैनर हॉपर के साथ सौदा करता है। वो दोनों को अपसाइड डाउन में जाने का परमिशन दे देता है, बदले में हॉपर उसको लेवन का लोकेशन दे देता है। हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में चले जाते हैं और विल को ढूंढने लगते हैं। उधर नैन्सी और जोनाथन उस मॉन्स्टर को मारने का प्लानिंग बनाते हैं क्योंकि जब तक वो मॉन्स्टर अपसाइड डाउन में रहेगा तब तक विल को लाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए दोनों मिलकर वेपन्स इकट्ठा करते हैं और जोनाथन का घर पर चले जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर अक्सर वहां आता जाता रहता था। वो दोनों अपना हाथ काटकर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तभी नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव भी वहां पर आ जाता है और तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने का कोशिश करते हैं, मगर वो बचकर वहां से भाग जाता है। उधर स्कूल में हॉकिंस लैब वाले लेवन को पकड़ने के लिए आ जाता है, मगर तभी लेवन अपना पावर्स का इस्तेमाल करके गार्ड्स को मार देती है। मगर उन मरे हुए लोगों का खून सूंघकर वो जंगली मॉन्स्टर स्कूल में भी आ जाता है और डॉक्टर ब्रैनर को मार देता है। इसके बाद वो जंगली माइक और उसके दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है, मगर तभी लेवन उन सबको बचा लेती है। वो अपना पूरा पावर्स का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर को मार देती है, बट इसी प्रोसेस में वो भी गायब हो जाती है। उधर अपसाइड डाउन में जॉयस और हॉपर को विल मिल जाता है और दोनों मिलकर विल को वापस से अपनी दुनिया में लेकर आ जाते हैं। तो अब इस पूरे कांड को 1 महीना बीत जाता है। क्रिसमस का टाइम होता है। विल पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। सब मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से विल को अजीब सा महसूस होने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है और उल्टी करता है। तब उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर आता है और कुछ सेकंड्स के लिए वो वापस से अपसाइड डाउन का एक झलक देखता है, मगर वो ये सब अपनी फैमिली को नहीं बताता है। तो दोस्तों, अपना सीजन 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग अब तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा तो ज़रूर से हाइप कीजिएगा। चलिए अब सीजन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ बैंक लूट कर भाग रही होती है और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तभी अचानक से एक टनल का दीवार टूटकर गिर जाता है, जिस वजह से पुलिस वालों का रास्ता जाम हो जाता है। दरअसल दोस्तों, वहां पर कोई दीवार विवार नहीं टूटा था, बल्कि ये सब एक इल्यूजन था जो कि उस लड़की ने क्रिएट किया था, और उसके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स था और उसका हाथ में लिखा हुआ था 008। अब ये लड़की कौन है, कहां से आई है, सब कुछ धीरे धीरे करके जानेंगे। अब हॉकिंस शहर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। सभी बच्चे अपने अपने स्कूल जाते हैं और एक नई स्टूडेंट एडमिशन लेती है जिसका नाम था मैक्स। इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है बिली। एक नंबर का सनकी और पागल आदमी है साला।
विल की माँ जॉयस बॉब नाम की एक बंदे को डेट कर रही होती है। बारबरा के पेरेंट्स मरी बॉमैन नाम का एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं। वो हॉपर को बताता है कि उसका कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हॉकिंस में कुछ रशियन स्पाई घुस चुके हैं और बारबरा के गायब होने का पीछे उसी का हाथ था। बट हॉपर ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसको अच्छे से पता था लेवन और रशियंस के बारे में, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये बात पूरी दुनिया तक फैल जाए, इसीलिए वो उसका बात को इग्नोर करके उसको भगा देता है। फिर उसके पास एक केस आता है। एक खेत में अचानक से सारा कद्दू सड़ चुका है। वो वहां जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब उसका राइवल फार्मर्स ने किया होगा। इसके बाद जॉयस और हॉपर विल को लेकर लैब में जाते हैं, जहां पर लैब का नया डायरेक्टर डॉक्टर सैम ओवेंस विल का रूटीन चेकअप करते हैं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर सैम लैब के बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि अपसाइड डाउन वाला गेट अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ माइक वॉकी टॉकी की हेल्प से लेवन से बात करने की कोशिश करता है, बट कुछ काम नहीं आता है। वो पूरा पगला जाता है क्योंकि अब पूरा 1 साल हो गया था लेवन को गायब हुए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि सीजन 1 का एंडिंग में जब लेवन गायब हो गई थी तब वो अपसाइड डाउन में पहुंच गई थी, जहां पर उसको वो जंगली मॉन्स्टर का बनाया हुआ गेट दिख जाता है, जिसको तोड़कर वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गई थी। वो माइक के पास जाने ही वाली थी, मगर देखती है कि उसके घर के चारों तरफ पुलिस है, इसीलिए डर के मारे वो जंगल में भाग जाती है, जहां पर उसे हॉपर मिलता है। हॉपर उसको एक घर में लेकर जाता है जो कि शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच था। हॉपर लेवन का पालन पोषण करता है और उसको बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब वापस से अपना प्रेजेंट सीन में आते हैं। हॉपर के पास फिर से वही सेम केस आता है, वही कद्दू सड़ने वाला। नैन्सी और स्टीव एक पार्टी में जाते हैं। नैन्सी पीकर पूरा टुन हो जाती है और स्टीव को उल्टा सीधा बक देती है, जिस वजह से स्टीव गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद जॉनथन नैन्सी को घर छोड़ देता है। फिर सारे बच्चे हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं और मैक्स भी माइक और उसके गैंग के साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से विल को अपसाइड डाउन का विजन्स आने लगता है। वो देखता है कि माइंड फ्लेयर नाम का एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी माइक आ जाता है और उसको विजन से बाहर निकाल देता है। वो बताता है कि उसको आज भी अपसाइड डाउन नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ लेवन अपने आंखों में पट्टी बांधकर फोकस करती है और माइक को ढूंढने का कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती है। हॉपर उससे वादा किया था कि आज हैलोवीन की रात वो लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मगर हॉपर सड़ा हुआ कद्दू वाला केस में इन्वेस्टिगेशन करने में बिजी था, इसीलिए वो घर नहीं जा सकता था और इसी बात से लेवन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन रात को हैलोवीन सेलिब्रेट करने के बाद अपना घर जा रहा था। तब वो एक चिपकली जैसा दिखने वाला क्रिएचर को देखता है। वो उसको अपने साथ घर लेकर जाता है और अपना माँ को इस बारे में नहीं बताता है। जिसके बाद अगले दिन डस्टिन अपने दोस्तों को वो क्रिएचर दिखाता है, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। प्लस उसको घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद था। विल समझ जाता है कि ये क्रिएचर अपसाइड डाउन से आया है, इसीलिए इसको मारने का प्लान बनाता है, बट वो जानवर वहां से भाग जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हॉपर नोटिस करता है कि जितना भी कद्दू का खेत सड़ गया है वो सब के सब हॉकिंस लैब के आसपास है, तो इसका मतलब लैब में ही कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो लैब जाता है और डॉक्टर ओवेंस उसको बताते हैं कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है, बट फिर भी हम लोग इस बारे में जांच करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लेवन घर पर अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए पूरा 1 साल के बाद फाइनली वो अपने घर से निकल जाती है और सीधा माइक का स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि माइक मैक्स नाम की एक लड़की के साथ बात कर रहा था। ये देखकर लेवन का जल जाता है, इसीलिए वो अपना पावर्स का इस्तेमाल करती है और मैक्स को गिरा देती है। उधर विल उस जानवर को ढूंढ लेता है, पर तभी उसको अपसाइड डाउन का विजन्स आता है। वो देखता है कि माइंड फ्लेयर उसकी तरफ बढ़ रहा है, बट इस बार वो डरकर भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है और माइंड फ्लेयर उसके अंदर घुसकर उसको पोजेस कर लेता है। सच बता रहे भाई, ये बेवकूफ विल की जगह अगर हम होते ना तो कब का डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। खैर जो भी हो, डस्टिन को वो क्रिएचर मिल जाता है जिसको वो छुपाकर अपने घर लेकर चला जाता है।
इसके बाद जब विल अपना घर पर जाता है तब बहुत ही अजीब बिहेव करता है। उसको बुखार आता है मगर फिर भी वो अपनी माँ को बोलता है कि मेरे को ठंडा पानी से नहाना है। थोड़ी देर बाद जब हॉपर वहां पर आता है और विल उसको बताता है कि उसके अंदर माइंड फ्लेयर है, वो उसको फील कर सकता है बट शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है कि वो मॉन्स्टर आखिर चाहता क्या है। इसीलिए विल ड्राइंग करके समझाने की कोशिश करता है। हॉपर उन ड्राइंग्स को कनेक्ट करता है और ये एक अंडरग्राउंड टनल जैसा दिखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये टनल कहाँ पर हो सकता है। वो जॉयस को इस बारे में नहीं बताता है और सीधा कद्दू का खेत पर चला जाता है और खुदाई करना चालू करता है। थोड़ी देर बाद वो गड्ढा का अंदर घुस जाता है और देखता है कि नीचे तो पूरा सुरंग बना हुआ है, जिसके बाद वो सुरंग अचानक से बंद हो जाता है और हॉपर अंदर फंसकर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब डस्टिन देखता है कि उसका पालतू क्रिएचर केज तोड़कर भाग गया है और उसका बिल्ली को खा लिया है। इसके बाद डस्टिन बड़ी मुश्किल से उस क्रिएचर को एक बेसमेंट में कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 11 एक फाइल पढ़ रही होती है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ का नाम टेरी ईव्स है, इसीलिए वो उनसे मिलने चली जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो बात तक नहीं कर पा रही थी, इसीलिए टेलीपैथिकली वो उनसे कनेक्ट करती है और जैसे ही उसको छूती है उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और साथ ही में एक और बच्ची के बारे में पता चलता है। दोस्तों ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि 008 है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो का स्टार्टिंग में बताए थे। वहीं दूसरी तरफ विल के घर पर बॉब आता है जो कि इन पेंटिंग्स को देखते ही समझ जाता है कि ये तो हॉकिन शहर का नक्शा है। जॉयस बिना टाइम बर्बाद किए हॉपर को बचाने के लिए उसी लोकेशन पर चली जाती है और गड्ढा खोदकर अंदर चली जाती है और हॉपर को बचा लेती है। हॉकिन शहर में साइंटिस्ट सड़ा हुआ कद्दू का खेत की मिट्टी पर रिसर्च कर रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि सॉइल तो पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका है, क्योंकि जमीन का नीचे काला रंग का वेन्स फैला हुआ है। मतलब पेड़ का जो जड़ होता है ना, वैसे ही पूरा शहर में फैला हुआ है, जिस वजह से सॉइल्स का न्यूट्रिशन खत्म हो गया है और कद्दू सड़ गया है। उन लोगों को एक और बात पता चलता है कि अगर इन मिट्टी को जलाया जाए तो शहर में जहां जहां तक ये जड़ फैला हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो लोग खेत पर आ जाता है और अंदर घुसकर पूरा आग लगा देते हैं और इसी के साथ विल भी तड़पने लगता है, क्योंकि माइंड फ्लेयर विल को अपना होस्ट बनाया हुआ था और उसका कुछ हिस्सा उसके अंदर भी था और जमीन के नीचे जो जड़ था वो सब हाइव माइंड के थ्रू माइंड फ्लेयर से कनेक्टेड था। यानी कि अगर टनल जलेगा तो विल भी जलेगा। उसको तुरंत लैब ले जाया जाता है और शांत किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डस्टिन का पालतू जानवर अब एक डेमोगॉर्गन बन गया था और बेसमेंट से भाग गया था। स्टीव वहां आता है और दोनों मिलकर उसको ढूंढने जाते हैं और बाद में ल्यूकस और मैक्स भी दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 11 उस लड़की से मिलने के लिए शिकागो चली जाती है। लड़की का नाम काली था और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसके पास हैलुसिनेशंस का पावर था, मतलब वो लोगों को कुछ भी दिखा सकती थी। काली अब बदला लेना चाहती थी। अब चूंकि डॉक्टर ब्रैनर तो मर चुका है, इसीलिए वो लोग रे को मारने का प्लान बनाते हैं, जो कि डॉक्टर ब्रैनर के साथ काम करता था, और वो लोग 11 को भी अपना साथ ले चलते हैं। और जैसे ही काली रे को मारने जाती है, 11 उसको ऐसा करने से रोक लेती है और उन लोगों को छोड़कर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस लैब में विल के सामने सारा ड्राइंग्स रखा गया था, जो कि उसने खुद ड्रॉ किया था। तब विल बोलता है कि ये वही जगह है जहां पर माइंड फ्लेयर उसे देखने नहीं देता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर इस जगह पर जाकर पता लगाया जाए कि वहां पर क्या है तो शायद माइंड फ्लेयर को मारा जा सके। इसीलिए डॉक्टर ओवेंस बहुत सारे साइंटिस्ट को अपसाइड डाउन पर उसी जगह पर भेजते हैं, लेकिन ये सब का सब एक ट्रैप था। दरअसल माइंड फ्लेयर विल से जानबूझकर ये सब करवा रहा था और देखते ही देखते अपसाइड डाउन में बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और सारे साइंटिस्ट को मार डालते हैं। बेसिकली विल अब एक जासूस की तरह काम कर रहा था, इसीलिए उसको बेहोश कर दिया जाता है और सब मिलकर उसको सिक्योरिटी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। और देखते ही देखते हॉकिंस लैब में बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी अलर्ट चालू हो जाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जनरेटर भी ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ना तो अब कोई हॉकिंस लैब के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। वो सब के सब हॉकिंस लैब में फंस चुके थे। तो इसीलिए बॉब नीचे जाकर पावर ऑन करने का डिसाइड करता है और सक्सेसफुली ऐसा कर भी देता है, जिसके बाद हॉपर सबको
को लेकर बाहर आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली डेमोडॉग्स बॉब के ऊपर हमला कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। नैन्सी और जॉनथन भी गाड़ी लेकर लैब के बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर वहां से भाग जाते हैं और विल के घर चले जाते हैं। अब चूंकि विल का बॉडी को माइंड फ्लेयर अपने कब्जे में लिया हुआ था, इसीलिए विल बड़ी चालाकी से कोड के थ्रू अपने दोस्तों को सिग्नल देता है और पता चलता है कि विल अपसाइड डाउन वाला गेट को बंद करने को बोल रहा है। फिर अचानक से वहां पर डेमोडॉग्स आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी 11 वहां आ जाती है और सभी डेमोडॉग्स को मार डालती है। फिर सबको पता चलता है कि पिछले 1 साल से हॉपर 11 को छुपा कर रखा हुआ था। अब सब मिलकर प्लान बनाते हैं। हॉपर और 11 लैब में जाकर गेट को बंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन, नैन्सी और जॉयस रूम में बहुत सारे हीटर लगाकर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्योंकि माइंड फ्लेयर को ठंडा पसंद था और अगर गर्मी हुआ तो वो विल का बॉडी से भाग जाएगा। और स्टीव, माइक और उसके दोस्त मिलकर टनल के सेंटर पर जाएंगे और आग लगा देंगे ताकि लैब में जितने भी डेमोडॉग्स है वो सब वहां से भाग जाए और 11 आसानी से गेट को बंद कर सके। तब सब मिलकर अपने अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं, जिस वजह से सबसे पहले गर्मी की वजह से माइंड फ्लेयर विल का बॉडी से निकलकर अपसाइड डाउन में भाग जाता है। स्टीव और बच्चे टनल में जाकर आग लगा देते हैं और लैब में 11 अपना पूरा पावर्स का इस्तेमाल करके फाइनली गेट को बंद कर देती है। और इसी के साथ ये थ्रेट कुछ समय के लिए चला जाता है और फिर हॉपर 11 को अडॉप्ट करके अपनी बेटी बना लेता है। और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं सीजन 3 की तरफ। ओके, तो सीजन 3 का स्टार्टिंग होता है 1984 रसिया से, जहां पर कुछ टॉप सीक्रेट रशियन साइंटिस्ट मिलकर अपसाइड डाउन का गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट फेल हो जाते हैं। माइंड फ्लेयर को गए हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था और सब कुछ नॉर्मल था। हॉकिन शहर में एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल खुल गया था। स्टीव इसी मॉल में एक आइसक्रीम दुकान में काम करता था। माइक और 11 के बीच चुम्मा चाटी भी होना चालू हो गया था। डस्टिन एक गर्लफ्रेंड बना लिया था जिसका नाम था सूजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और इस सीजन का लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब चूंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इसीलिए डस्टिन उससे बातें करने के लिए पहाड़ों के ऊपर एक रेडियो टावर बनाता है, मगर बात नहीं हो पाता है। लेकिन तभी गलती से उसके रेडियो टावर पर एक रशियन फ्रीक्वेंसी कैच हो जाता है, जिसमें रशियन कोड वर्ड्स में बातें कर रहे होते हैं और डस्टिन इसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में अब चूहे फर्टिलाइजर खाना चालू कर दिए थे और फिर एक गोडाउन में जाकर इकट्ठा होते हैं और बॉम्ब की तरफ फट जाते हैं। इसी के साथ विल को महसूस होना चालू हो गया था कि माइंड फ्लेयर अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स का खड़ूस भाई बिली नैन्सी का मॉम को पटा लेता है और डेट पर जाने का प्लान बनाता है, बट किसी वजह से नैन्सी का मॉम नहीं जा पाती है। बट बिली डेट पर जाने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन तभी उसी गोडाउन के सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बिली को एक शैडोवी क्रिएचर अंधेरे में खींच ले जाता है और नेक्स्ट मोमेंट बिली अपसाइड डाउन में होता है, जहां पर वो अपना हमशक्ल को देखता है। दरअसल वो हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि माइंड फ्लेयर था। वो बिली को पोजेस कर लेता है और बोलता है कि तुमको एक आर्मी बनाना है। इसीलिए अगले दिन बिली हेदर नाम की एक लड़की को किडनैप करके इसी गोडाउन में लेकर आता है और जो चूहा सब गोडाउन में मरकर फट गया था और जो चिपचिपा पदार्थ था वो सब एक साथ इकट्ठा होकर माइंड फ्लेयर के जैसा बन जाता है। दरअसल दोस्तों, सीजन 2 में जब माइंड फ्लेयर विल का बॉडी को छोड़कर अपसाइड डाउन में भाग गया था, तब उसका कुछ हिस्सा इसी गोडाउन में रह गया था। अब उसको एक फिजिकल बॉडी का जरूरत था, इसीलिए चूहों को मारकर अपना असली फॉर्म में आ गया। तो माइंड फ्लेयर उस लड़की को भी पोजेस कर लेता है और अपना गैंग में शामिल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डस्टिन मॉल में स्टीव से मिलने जाता है और वो उसको उस रशियन कोड के बारे में बताता है। रॉबिन, जो स्टीव के साथ उसी आइसक्रीम दुकान में काम करती थी, वो इस कोड को डिकोड करने में हेल्प करती है और पता चलता है कि ये तो किसी सामान का शिपमेंट का कोड है, वो भी इसी मॉल में। वो लोग समझ जाता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसीलिए इसको कोड के थ्रू भेजा गया है और इसीलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन और नैन्सी, जो कि अब एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के तौर पर एक हॉकिंस पोस्ट कंपनी में काम करते थे, और उनको भी ये बात पता लग गया था कि शहर में अब चूहे फर्टिलाइजर खाना चालू कर दिए हैं। इसीलिए वो लोग एक बुढ़िया के घर पर जाते हैं, जो कि एक वैसा ही चूहा को पकड़ कर रखी थी। और जैसा ही वो लोग उस बुढ़िया का घर का अंदर जाकर देखते हैं, भाई साहब यहाँ तो पूरा कहानी ही पलट जाता है, क्योंकि वहां पर कोई चूहा फर्टिलाइजर नहीं खा रहा था, बल्कि वो बुढ़िया
खुद फर्टिलाइजर खा रही थी, जिसके बाद वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि हॉकिंस शहर का जो मेयर है लैरी क्लिन, वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फिश आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। जनता का भला करना क्या होता है उसको तो पता ही नहीं है। और उसी ने मॉल को बनाने का परमिशन दिया था, प्लस जमीन भी दिया था। उधर जॉयस एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है, उसके घर का मैग्नेट्स चिपक नहीं रहा था और इसका रीजन पता लगाने के लिए वो बच्चों का साइंस टीचर के पास जाते हैं। मास्टर जी बताते हैं कि ऐसा तभी पावरफुल होगा जब एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक मशीन अपने आसपास रेडियो वेव्स बनाना शुरू कर दे और जब वेव्स खत्म हो जाए तब ऐसा हो पाएगा। जॉयस तुरंत समझ जाते हैं कि लैब में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो ये सभी बातें हॉपर को बता देती है। दोनों मिलकर लैब में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और तभी एक रशियन सोल्जर हॉपर को बहुत ही बुरी तरीके से पीटकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और लेवन एक गेम खेलते हैं कि जिसका भी नाम आएगा लेवन वॉइड में जाकर उसको देखेगी कि कौन इस टाइम पे क्या काम कर रहा है। तो नाम आता है बिली का। लेवन अपनी आंखों में पट्टी बांधती है और वॉइड में चली जाती है। वो देखती है कि बिली का कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ एक लड़की है जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही थी। ये सब देखकर लेवन डर जाती है और वॉइड से भाग जाती है। फिर अगले दिन लेवन और मैक्स बिली का घर पर जाते हैं जहां पर वो लोग देखते हैं कि बाथट्यूब में बहुत सारे आइस का पैकेट्स रखा हुआ है, प्लस वहां पर खून भी था और उन्हें ये बात पता चलता है कि हेदर नाम की एक लड़की मिसिंग है। तो लेवन को शक हो जाता है कि वॉइड में उसने हेदर का ही आवाज सुना था और इसीलिए वो दोनों पता लगाने के लिए हेदर का घर पर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि बिली वहां पर हेदर के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था और साथ ही में हेदर भी बिल्कुल ठीक थी। इसीलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हेदर अपने पेरेंट्स को पोजेस करके गैंग में शामिल कर लेता है। डस्टिन, स्टीव और रॉबिन को पता चल जाता है कि ये रशियन मैसेज जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो हॉकिंस मॉल से ही हो रहा है, यानी कि आज रात को मॉल बंद होने के बाद स्टोर रूम में कुछ सीक्रेट माल आने वाला है। इसीलिए वो तीनों मॉल में ही छुप जाते हैं और जब मॉल बंद होता है तब वो लोग देखते हैं कि स्टोर रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, वो भी गन्स लेकर, और कुछ माल अंदर गया है। इसीलिए अगले दिन वो लोग स्टोर रूम में जाने का प्लान बनाते हैं, बट प्रॉब्लम यह था कि गार्ड्स अभी भी पहरा दे रहे थे, इसीलिए जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था एयर डक्ट्स के थ्रू। बट यहाँ पर और भी एक प्रॉब्लम था, एयर डक्ट में कोई एडल्ट नहीं घुस सकता था, इसीलिए वो लोग ल्यूकस की छोटी बहन एरिका को भेजते हैं। तो एरिका अंदर घुसती है और देखती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अंदर से दरवाजा खोल देती है और डस्टिन, स्टीव और रॉबिन अंदर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें ग्रीन कलर का एक लिक्विड मिलता है और जैसा ही वो लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं गेट बंद हो जाता है और अचानक से जमीन हिलने लग जाता है। दरअसल दोस्तों वो कोई स्टोर रूम नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा लिफ्ट था जो कि नीचे जा रहा था और नीचे में था एक बहुत ही बड़ा अंडरग्राउंड रशियन बेस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉपर के घर पर। वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट गया था, इसीलिए जॉयस उसको घर पर लेकर आती है और उसका मरहम पट्टी कर देती है। हॉपर को याद आता है कि उस रशियन सोल्जर को उसने मेयर के ऑफिस में देखा था, इसीलिए वो वहां जाता है और मेयर से पूछताछ करता है। मेयर कुछ बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उसको बहुत मारता है। तब मेयर बताता है कि वो रशियंस के लिए काम करता है, वो बहुत सारे जमीन को एक कंपनी को बेचता है जिसको कि रशियंस ऑपरेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेवन को भी अब बिली के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो माइक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस बात को कंफर्म करना चाहती थी और इसीलिए वो लोग बड़ी चालाकी से बिली को एक सोना रूम में ट्रैप कर देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और ये बात तो हम सबको पता है कि माइंड फ्लेयर को घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए बिली बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है और सोना रूम का दरवाजा तोड़कर सबके ऊपर हमला कर देता है। मगर लेवन बड़ी मुश्किल से बिली को कंट्रोल कर पाती है, जिसके बाद बिली वहां से भागकर गोडाउन में चला जाता है और हमें पता चलता है कि अब बहुत सारे लोग माइंड फ्लेयर का गैंग में जुड़ चुके हैं। इसके बाद जॉयस और हॉपर एक घर पर जाते हैं जिसको कि एक रशियन ने खरीदा था। उन्हें पता चलता है कि घर के नीचे एक खुफिया रशियन लैब है। दोनों नीचे जाते हैं और वहां पर उन्हें एक रशियन साइंटिस्ट मिलता है जिसका नाम था एलेक्सी और तभी अचानक से वहां पर वही रशियन सोल्जर आ जाता है और एक बार फिर से हॉपर के साथ उसका मार हो जाता है। लेकिन इस बार हॉपर किसी तरीके से उस सोल्जर को चकमा देकर एलेक्सी और जॉयस को लेकर वहां से भाग जाता है।
अब चूंकि एलेक्सी को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, इसीलिए हॉपर उसको लेकर जाता है मरी के पास। जी हाँ दोस्तों, मरी वही इंसान है जिसको हमने सीजन 2 में देखा था। तो एलेक्सी जो बोलता है, मरी उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि रशियंस वाले एक बहुत ही पावरफुल मशीन बनाया है जिससे कि वो लोग अपसाइड डाउन का गेट खोल सके, और वो लोग इस मशीन से रसिया में गेट खोलने का कोशिश किए थे बट नहीं खोल पा रहे थे। इसीलिए हॉकिंस में सीक्रेटली ये सब किया जा रहा है, और इस गेट को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसके लिए एक चाबी का जरूरत है जो कि एक सीक्रेट लॉकर के अंदर है। इसके बाद दो लोगों को एक ही समय में चाबी के सहारे मशीन को बंद करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मॉल के नीचे स्टीव और उसके दोस्त देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स और साइंटिस्ट थे जिसके पास केमिकल वेपन्स और लेजर मशीन थे। तो उन सब से बचकर वो लोग एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया में घुस जाते हैं जहां पर वो लोग उसी मशीन को देखते हैं जिसके बारे में एलेक्सी बता रहा था। तभी कुछ सोल्जर्स की नज़र उन पर पड़ता है और स्टीव और रॉबिन को पकड़ लिया जाता है, बट डस्टिन और एरिका किसी तरीके से वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टीव और नैन्सी पर। वो दोनों भी माइक और उसके दोस्त के साथ ही मिल जाते हैं। 11 अपना पावर्स का इस्तेमाल करती है और बिली का माइंड को पढ़ने का कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि बिली का बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा है। उसका बाप उसको और उसकी माँ को बहुत मारता था, इसी वजह से बिली की माँ उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद बाप दूसरी शादी कर लेता है और उससे मैक्स पैदा होती है। यही वो वजह है कि बिली आज तक मैक्स और अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करता है और वो इसीलिए हमेशा गुस्से में रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है लैरी पर। कुछ महीनों बाद इलेक्शंस होने वाले थे, इसीलिए वो एक मेला ऑर्गेनाइज करता है जहां पर लोग आकर एंजॉय करेंगे और बदले में उसको वोट देकर दोबारा से मेयर बना देंगे। तो हॉपर और उसका टीम मेला में जाते हैं ताकि वो लोग वहां से 11 और उसके दोस्तों को कांटेक्ट कर सके। मगर जैसे ही मेयर लैरी हॉपर को देखता है, वो तुरंत उसी रशियन सोल्जर को फोन करके बुला लेता है, और जैसे ही वो आता है सबसे पहले वो एलेक्सी को गोली मारकर खत्म कर देता है और हॉपर से भिड़ जाता है, और इस बार भी हॉपर उसको चकमा देकर मॉल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशियन सोल्जर स्टीव और रॉबिन को बहुत ही बुरी तरीके से इंट्रोगेशन करते हैं, बहुत मारते हैं दोनों को। थोड़ी देर बाद डस्टिन और एरिका आकर दोनों को रेस्क्यू करके वहां से निकलकर मॉल में चले जाते हैं। अब माइंड फ्लेयर को 11 का लोकेशन के बारे में पता लग चुका था, इसीलिए वो वहां पर जाकर हमला कर देता है। 11 बहुत कोशिश करती है रोकने के लिए, बट माइंड फ्लेयर 11 का पैर को इंजर्ड कर देता है और बड़ी मुश्किल से बाकी के लोग उसे बचाकर मॉल की तरफ भाग जाते हैं। अब सब लोग मॉल में यूनाइट हो जाते हैं। 11 के पैर के अंदर माइंड फ्लेयर का कुछ हिस्सा रह गया था, इसीलिए वो अपना पूरा पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसको निकाल लेती है, बट इसी प्रोसेस में उसका पावर्स खत्म हो जाता है। जिसके बाद सब मिलकर प्लान बनाते हैं। हॉपर, जॉयस और मरी नीचे बेसमेंट में जाकर मशीन बंद करेंगे, बट उनको रास्ता पता नहीं था, इसीलिए डस्टिन उनके साथ जाने का डिसाइड करता है, बट हॉपर उस बच्चे को साथ ले जाने से मना कर देता है और बोलता है कि वॉकी टॉकी के थ्रू रास्ता बताना। बट एक प्रॉब्लम था, नीचे बेसमेंट में कम्युनिकेशन करना आसान नहीं था, इसीलिए डस्टिन बोलता है कि उसके पास एक ऐसा रेडियो है जो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है, इसीलिए उसको उसी पहाड़ में जाना पड़ेगा जिसके बारे में हम आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताए थे। तो स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन मिलकर उसी पहाड़ में जाने का डिसाइड करते हैं और बाकी के बचे लोग 11 को एक सेफ जगह पर ले जाने का प्लान बनाते हैं। सब लोग अपना अपना काम पर लग जाते हैं। हॉपर और उसका टीम नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। डस्टिन और उसका टीम भी लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन लोगों को रास्ता बताता है। एंड एट द सेम टाइम माइक और उसका टीम 11 को एक सेफ जगह पर लेकर जा ही रहे थे, तभी बिली और माइंड फ्लेयर आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। तब 11 टेलीपैथिकली बिली का माइंड में कनेक्ट करती है और उसको अपने माँ के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद दिला देती है, जिस वजह से वो माइंड फ्लेयर का चंगुल से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो माइंड फ्लेयर को रोकने की कोशिश करता है, बट मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में हॉपर को एक लॉकर मिलता है जिसके अंदर वो चाबी था, बट उसको खोलने के लिए एक फंडामेंटल नंबर का जरूरत था। तब डस्टिन समझ जाता है कि ये नंबर सिर्फ एक ही इंसान को पता हो सकता है, और वो थी उसकी गर्लफ्रेंड सूजी। तो वो तुरंत रेडियो के थ्रू उससे कनेक्ट करता है और सूजी उसको वो नंबर बता देती है। जिसके बाद हॉपर और जॉयस चाबी निकालकर उस मशीन को बंद करने ही जा रहे थे कि तभी अचानक से वो रशियन सोल्जर आकर हॉपर के ऊपर हमला कर देता है। तब हॉपर उससे
उससे फाइट करते करते मशीन के बहुत करीब चला जाता है और उसको मार डालता है। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था क्योंकि बिली भी मर चुका था। अब माइंड फ्लेयर 11 को मारने ही वाला था, इसीलिए हॉपर जॉयस को दोनों चाबी एक साथ घुमाने का इशारा करता है। जॉयस ऐसा करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसको पता था अगर वो ऐसा करेगी तो हॉपर, जो कि मशीन के बहुत ही ज़्यादा करीब है, वो मारा जाएगा, मगर मजबूरन उसे चाबी घुमाना पड़ता है, जिस वजह से मशीन ब्लास्ट हो जाता है और अपसाइड डाउन का गेट भी बंद हो जाता है और साथ ही में माइंड फ्लेयर भी मारा जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ओवेंस यूएस आर्मी को लेकर मॉल में रशियंस को पकड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही रशियंस वहां से भाग जाते हैं। 3 महीनों के बाद मेयर लैरी को जेल हो जाता है। हॉकिंस मॉल को भी तोड़ दिया जाता है और विल, जॉयस, जॉनथन और लेवन हॉकिंस शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रशियन जेल दिखाया जाता है, जहां पर हमें हिंट मिलता है कि हॉपर अब भी जिंदा है और रशियन जेल में कैद है और साथ ही में रशियंस के पास एक डेमोगॉर्गन भी है। तो दोस्तों इसी के साथ सीजन 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का कहानी का शुरुआत होता है एक फ्लैशबैक सीन से। साल था 1979। वो पागल बुढ़ऊ डॉक्टर ब्रैनर हॉकिंस लैब में बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से अलार्म बज जाता है और जैसे ही डॉक्टर ब्रैनर कॉरिडोर में जाते हैं और देखते हैं कि सारे बच्चे, सारे गार्ड्स मर चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही खून था और सिर्फ एक ही बच्ची जिंदा बचती है और वो थी 11। उसके आंखों से खून टपक रहा था। तो क्या इसका मतलब 11 ने सारे बच्चों और गार्ड्स को मारा है? वो सब हम लोग आगे जाकर जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। साल था 1986। जॉयस, विल, जॉनथन और 11 अब कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो चुके थे। 11 विल के साथ स्कूल जाती थी और अब तक उसका पावर्स वापस नहीं आया था। जॉनथन नशा करना चालू कर दिया था और एक नया दोस्त बना लिया था जो कि पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। जॉयस के घर पर एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक डॉल था और उस डॉल के अंदर एक लेटर मिलता है जिसमें कि कोड वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ था, मगर जॉयस उसको समझ नहीं पा रही थी, तो इसीलिए वो मरी का हेल्प लेती है। मरी कोड को डिकोड करता है और पता चलता है कि हॉपर अब भी जिंदा है और रशियन जेल में कैद है और ये लेटर भेजने वाले का नाम है एंजो, जो कि उसी जेल में काम करता है और साथ ही में एक नंबर दिया था और लिखा था कि अगर हॉपर को छुड़ाना है तो कॉल करो। अब आप सबके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, आखिर हॉपर जिंदा कैसे बच गया? तो दरअसल जब ब्लास्ट होने वाला था तो कुछ ही सेकंड्स पहले हॉपर नीचे कूद गया था और उसको मामूली सा चोट आया था, जिसके बाद गार्ड्स उसको किडनैप करके रसिया ले जाते हैं और बहुत टॉर्चर करते हैं पिछले 1 सालों से। तो मरी उस नंबर पर कॉल करता है, तब एंजो कॉल उठाता है जो कि एक रशियन पुलिस ऑफिसर था। वो बोलता है कि $40,000 लेकर अलास्का आ जाओ, वहां पर मेरा एक दोस्त मिलेगा जिसका नाम है यूरी, जो तुमसे पैसा कलेक्ट करेगा, फिर वो अपना प्राइवेट प्लेन से रसिया आकर हॉपर को लेकर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस शहर में माइक और डस्टिन हेलफायर ग्रुप ज्वाइन करते हैं जिसका लीडर का नाम था एडी। ये एक पागल रॉकस्टार है जिसको गिटार बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, प्लस वो ड्रग्स भी बेचता था। ल्यूकस बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लिया था। नैन्सी स्कूल में रिपोर्टर बन गई थी और मैक्स बिली की मौत से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ भी बातें करना बंद कर दी थी, इसीलिए उसको काउंसलिंग लेना पड़ता था। तो जब मैक्स स्कूल की वॉशरूम में जाती है तब वो देखती है कि क्रिसी नाम की एक लड़की उल्टी कर रही थी। वो बास्केटबॉल टीम के कप्तान जेसन की गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर बाद मैक्स वहां से चली जाती है, तब क्रिसी को बहुत ही डरावने विजन्स आने लगते हैं। वो स्कूल के काउंसलर के पास जाती है बट उनसे कोई उपाय नहीं मिल पाता है, इसीलिए अब वो ड्रग्स का सहारा लेना चाहती थी। वो जंगल जाती है एडी के पास ड्रग्स लेने के लिए, तब उसको फिर से विजन्स आता है। वो एक भूतिया घड़ी को देखती है। दोस्तों आपको बता दें ये घड़ी श्रापित है, जिसको भी ये घड़ी दिखता है उसका लंका लग जाता है। एडी वहां आता है और उसको ड्रग्स देता है, बट इतने में वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए एडी रात को उसको अपने घर पर लेकर जाता है। अब चूंकि मैक्स का घर एडी के घर के बाजू में था, इसीलिए मैक्स उन दोनों को देख लेती है। एडी ड्रग्स ढूंढ रहा होता है, तभी क्रिसी को फिर से डरावना विजन्स आने लगता है। वो अपना पुराना घर पर होता है और उसका माँ बाप का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था और तभी उसके सामने एक जला हुआ राक्षस आ जाता है जिसका नाम है वेकना।
एडी उसको विजन से बाहर निकालने का बहुत कोशिश करता है बट नहीं निकाल पाता है और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने क्रिसी हवा में उड़ने लगती है। उसका हाथ पैर तोड़ी आता है, आंख फोड़ी आता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और बहुत ही बेरहमी से और एकदम भूतिया स्टाइल में क्रिसी मारी जाती है। एडी ये सब देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है और डर के मारे लाश को वहीं पर छोड़कर घर से भाग जाता है। अब सवाल ये आता है, आखिर ये जला हुआ राक्षस है कौन? सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो अगले दिन एडी का अंकल घर पर लाश देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और एडी के घर से लाश को ले जाती है और एडी को ही प्राइम सस्पेक्ट मानती है। ये खबर पूरा शहर में फैल जाता है। नैन्सी इस केस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है अपना कलीग फ्रेड बेंसन के साथ। वहीं दूसरी तरफ माइक लेवन से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाता है। वो लोग घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और जब वो लोग स्केटिंग कर रहे होते हैं तब एंजेला नाम की एक लड़की आकर लेवन को सबके सामने बेइज्जत कर देती है। तब गुस्से में आकर लेवन उसका सर फाड़ देती है, जिसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। जॉयस और मरी पैसों का इंतजाम करके अलास्का के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रसिया में। वो पुलिस ऑफिसर एंजो दिमित्री जो कि पैसे लेकर हॉपर को छोड़ने वाला था, वो जब भी हॉपर के साथ बात करता था तो पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ता था ताकि किसी को शक ना हो जाए। वो हॉपर को मार के साइड में ले जाता है और बोलता है कि जॉयस बहुत जल्द पैसा लेकर पहुंचने वाली है, तो तुम्हारे पास एक ही मौका है यहाँ से भागने के लिए, तो तैयार रहना। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस में क्रिसी का मौत का खबर सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड जेसन एडी को मारने का प्लानिंग बनाता है। मैक्स डस्टिन से मिलती है और उसको बताती है कि कल रात को उसने एडी और क्रिसी को साथ में देखा था, मगर जिस तरीके से क्रिसी का मौत हुआ है ये देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये काम एडी का नहीं हो सकता है। नैन्सी अपना कलीग के साथ एडी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करती है और जैसे ही वो लड़का पुलिस वाले को देखता है उसको भी डरावने विजन्स आता है। नैन्सी एडी का अंकल से इस मर्डर के बारे में बातें करती है। अंकल बताता है कि आज से कई साल पहले विक्टर क्रिल नाम का एक बंदा ठीक इसी तरीके से अपना फैमिली का मर्डर किया था, बट वो पुलिस के सामने बोलता था कि ये मर्डर उसने नहीं किया है, किसी शैतान ने किया है और ये घर श्रापित है, जिसके बाद उसको पागलखाना में भेज दिया जाता है। उसी टाइम हम देखते हैं कि नैन्सी का कलीग को फिर से विजन्स आता है। वो जंगल में जाता है और उसको भी वही भूतिया घड़ी दिखता है और एक एक्सीडेंट हुआ कार भी दिखता है और जैसे ही क्रिसी के साथ हुआ था ठीक वैसे ही उसके साथ भी होता है। वो हवा में उड़ता है, उसका आंख फूट जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो भी बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर अगले दिन पुलिस को उसका लाश मिलता है। तो एक के बाद एक इतनी बेरहमी से 2 मौत हो चुका था, इसीलिए कर्नल जैक सुलिवान इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने आता है। लाशों का कंडीशन को देखकर वो लेवन के ऊपर शक करता है, इसीलिए वो डॉक्टर सैम ओवेंस के पास लेवन के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है, मगर डॉक्टर साहब उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं, इसलिए कर्नल वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब लेवन को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब डॉक्टर ओवेंस अपने टीम के साथ जाकर लेवन को अपने साथ ले जाते हैं और उसको बताते हैं कि हॉकिन शहर एक बार फिर से खतरे में है और उनके पास लेवन का पावर्स वापस लाने का एक तरीका भी है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और डस्टिन जोनाथन और रॉबिन के पास जाते हैं और एडी को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वो सब एक एक करके एडी के सभी दोस्तों को फोन करते हैं और जितने भी ड्रग्स डीलर थे उनको भी फोन करते हैं और बड़ी मुश्किल से एडी का पता मिल जाता है। वो लोग एडी के पास जाते हैं जो कि एक पुराना घर में छुपा हुआ था। एडी उन सबको बताता है कि उसने क्रिसी का खून नहीं किया है, बल्कि वो खुद हैरान था उसकी मौत से। ये सुनकर मैक्स और उसके दोस्तों को यकीन हो जाता है कि एडी निर्दोष है। फिर अगले दिन नैन्सी अपने दोस्तों के साथ मिलती है और क्रिसी और अपने कलीग के मौत के बारे में डिस्कशन करती है। नैन्सी को एडी के बारे में पता चलता है और बाकी सबको विक्टर क्रिल के बारे में। फिर 2 ग्रुप बनता है जिसमें कि नैन्सी और रॉबिन लाइब्रेरी जाकर विक्टर क्रिल के बारे में जानकारी लेंगे और दूसरी तरफ मैक्स अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है काउंसलर से मिलने के लिए। मैक्स उनसे क्रिसी और नैन्सी का कलीग के बारे में पूछती है, मगर काउंसलर ये सब बातें बताने से मना कर देती है क्योंकि ये सभी बातें कॉन्फिडेंशियल होता है और सारे रिपोर्ट स्कूल के ऑफिस में लॉक्ड होता है। इसीलिए मैक्स बड़ी चालाकी से ऑफिस का चाबी
चाबी चुरा लेती है और ऑफिस में घुसकर दोनों का फाइल्स पढ़ती है और उसको पता चलता है कि दोनों को पिछले कई दिनों से विजन्स आते थे। दोनों परेशान रहते थे और रात को नींद भी नहीं आता था और नाक से खून भी निकलता था। ये सब पढ़कर मैक्स का पसीना टपकने लगता है क्योंकि ये सभी सिम्टम्स पिछले एक सप्ताह से उसको भी हो रहा था। तभी अचानक से मैक्स को एक विजन आता है और वो भी उसी भूतिया घड़ी को देख लेती है। मतलब अगला नंबर उसका लगने वाला है। उधर लाइब्रेरी में रॉबिन और नैन्सी को पता चलता है कि विक्टर क्रिल, जो कि हमेशा से यही बोलता था कि वो घर श्रापित है, उसमें भूत रहता है और भूत ने ही उसका परिवार को मारा है। मगर कुछ समय के बाद वो स्टेटमेंट बदल देता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। नैन्सी को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो विक्टर क्रिल से मिलने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ रसिया में एंजो हॉपर को बोलता है कि जॉयस अलास्का पहुंच चुकी है और यूरी को पैसा मिल गया है, तो किसी भी वक्त वो यहाँ पर आ सकता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो अब हॉपर, जो कि उस वक्त दूसरे कैदियों के साथ काम कर रहा था, वो अपना हथौड़ा को तोड़ लेता है और नया हथौड़ा लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है और कुछ पुलिस वालों को मारकर वहां से किसी तरीके से भाग जाता है और एक चर्च में छुप जाता है और यूरी का आने का इंतजार करता है। लेकिन यूरी तो नहीं आता है, बट पुलिस आकर उसको पकड़कर ले जाता है। दरअसल दोस्तों, यूरी दोगला निकलता है। वो पैसा हड़पने के बाद जॉयस और मरी को बेहोश कर देता है और फिर रशियन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक सौदा करता है। वो हॉपर का लोकेशन बताता है, एंजो का पोल खोल देता है और साथ ही में जॉयस और मरी को भी रशियंस वालों को बेचने का सोचता है ताकि डबल कमाई कर सके। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर ओवेंस कुछ एजेंट को जॉनथन का घर पर भेजते हैं ताकि वो बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी आर्मी वाले आकर एजेंट्स के ऊपर हमला कर देता है। एक एजेंट को आर्मी वाले पकड़ लेता है और दूसरे को गोली लग जाता है। तब जॉनथन किसी तरह से उस एजेंट को लेकर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो एजेंट मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक नंबर देता है और कॉल करने को बोलता है। वो लोग नंबर लगाते हैं, तब उन्हें एक बहुत ही अजीब सा साउंड सुनाई देता है जिसको वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तभी माइक को याद आता है कि एक इंसान है जो इस साउंड को डिकोड करने में उनका मदद कर सकता है, एंड दैट इज नन अदर देन डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी। उधर हॉकिंस में मैक्स का डर के मारे हालत खराब था। वो समझ गई थी कि अब उसका पत्ता कटने वाला है, इसीलिए वो मरने से पहले अपना भाई बिली का ग्रेव में जाती है कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और रॉबिन पागल खाना में जाते हैं और विक्टर से मिलने का परमिशन ले लेते हैं। वो लोग विक्टर के पास जाते हैं और उसको देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। विक्टर बताता है कि वो एक सोल्जर था और रिटायर होने के बाद वो अपना फैमिली के साथ हॉकिंस शहर में शिफ्ट हो गया था। उसके बीवी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन सबको विजन्स आने लगता था। घर के बाहर मरा हुआ जानवर मिलता था और घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होती थी, मानो कि घर पर कोई भूत हो। एक रात वो सब डिनर कर रहे थे, तभी अचानक से उसकी बीवी हवा में उड़ने लगती है। उसका आंख फूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो मर जाती है। उसके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बेटी मर जाती है और बेटा बच जाता है और कोमा में चला जाता है। तभी विक्टर को एक विजन आया था कि वो वॉर में अपना एक साथी को बचा नहीं पाया, लेकिन तभी एक एंजल आता है और उसको उस विजन से बाहर निकालता है, जिसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है और वो सुसाइड करने के लिए अपना आंख भी फोड़ लिया था। नैन्सी उस एंजल के बारे में पूछती है, बट वो कुछ नहीं बताता है। इसीलिए वो अंदाजा लगाती है कि जब विक्टर वेक्ना का विजन में था तब उसका फेवरेट गाना बज रहा था, तो हो सकता है शायद इसीलिए विक्टर उस विजन से बाहर आ पाया। उधर मैक्स बिली का ग्रेव में बैठकर उसको याद कर रही थी। तभी अचानक से उसको विजन्स आता है और वो अपसाइड डाउन में होती है, जहां पर वो वेक्ना को देखती है। स्टीव और डस्टिन उसको जगाने का कोशिश करते हैं, बट जगा नहीं पाते हैं। तब नैन्सी कॉल करके म्यूजिक के बारे में बताती है और फिर डस्टिन मैक्स को ईयरफोन पहनाता है और उसका फेवरेट म्यूजिक बजा देता है, जिससे कि मैक्स का विजन में एक पोर्टल खुलता है और मैक्स बचकर बाहर आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया में। डॉक्टर ओवेंस लेवन को लेकर एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में जाते हैं, जो कि शहर से काफ़ी दूर रेगिस्तान के बीचों बीच था। दरअसल डॉक्टर ओवेंस लेवन को सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में डालकर उसका पावर्स को वापस लाना चाहते थे, और तभी वहां पर एंट्री होता है वो पागल सन की बुढ़ऊ डॉक्टर ब्रेनर का। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं सीजन 1 में ये बुढ़ऊ डेमोगॉर्गन के अटैक से कैसे बच गया। इसके बाद लेवन को टैंक में डाल दिया जाता है और उसका सबसे दर्दनाक मेमोरीज को याद दिलाया जाता है और उस मेमोरीज को फेस करने के लिए उसे उसी टाइमलाइन में भेज दिया जाता है। तो जब लेवन अपनी आंखें खोलती है तब वो 1979 का टाइमलाइन में पहुंच जाती है। वो अपने सामने एक लड़के को देखती है जो कि उसका वेलकम करता है।
थोड़ी देर बाद वो देखती है कि लैब के सारे बच्चे, सारे गार्ड्स मर चुके हैं और चारों तरफ खून ही खून, सिर्फ वही जिंदा बचती है। यह सदमा वो झेल नहीं पाती है, इसलिए डॉक्टर ब्रैनर उसको टैंक से निकाल देते हैं और जैसे ही उसको होश आता है वो भागने का कोशिश करती है। तब गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी टाइम पर उसका पावर्स वापस आ जाता है और सारे गार्ड्स उड़कर फेंका जाते हैं। इसके बाद वो वापस से टैंक में जाती है क्योंकि उसको अपना पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ाना था। वो वापस से 1979 का टाइमलाइन में चली जाती है। वो लड़का फिर से उसके पास आता है और बताता है कि उसका नाम हेनरी है और उसके पास भी पावर्स है। जिसके बाद डॉक्टर ब्रैनर सभी बच्चों को बुलाते हैं और एक गेम खिलवाते हैं जिसमें कि 11 जीत जाती है और फिर सारे बच्चे मिलकर उसको मारने का प्लान बनाते हैं। तब हेनरी 11 को एक टनल से भागने का रास्ता बताता है, बट वो खुद वहां से नहीं भाग सकता क्योंकि उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था। 11 को उसके ऊपर दया आ जाता है, इसीलिए वो उस ट्रैकर को निकाल देती है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और फिर हेनरी अपना पावर्स का यूज करके सारे गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल दोस्तों, ये हेनरी कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि इस लैब का पहला बच्चा था जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी कि 001। अब सीन वापस से उसी जगह पर शिफ्ट होता है। 11 एक कमरे से बाहर आती है और देखती है कि सारे बच्चे और गार्ड्स मरे पड़े हैं और मारने वाला इंसान वो नहीं बल्कि हेनरी है। 11 को हमेशा से यही लगता था कि उसी ने सबको मारा था। हेनरी उसको अपने साथ ज्वाइन करने को बोलता है, मगर 11 नहीं मानती है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। 11 अपना पावर्स का पूरा इस्तेमाल करती है और हेनरी को अपसाइड डाउन के अंदर घुसा देती है, जहां पर वो वेक्ना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वेक्ना कोई और नहीं बल्कि 001 है और यही वो टाइम था जब 11 पहली बार अपसाइड डाउन का गेट खोली थी साल 1979 में, जिसके बाद ये गेट तुरंत बंद हो जाता है और 11 ये सब भूल जाती है। फिर सीजन 1 जो कि 1983 में टेक प्लेस करता था, तब डेमोगॉर्गन को छूकर 11 फिर से गेट खोल देती है। अब सवाल ये आता है, आखिर ये हेनरी कौन है और कहां से आया है? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब सीन शिफ्ट होता है रसिया में। हॉपर और एंजो दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। यूरी जॉयस और हॉपर का हाथ बांधकर प्लेन में बिठाकर रसिया ले जा रहा था। तब किसी तरह से दोनों अपना हाथ को खोल लेते हैं और यूरी को मार के बेहोश कर देते हैं, जिससे कि प्लेन क्रैश हो जाता है, बट तीनों जिंदा बच जाते हैं। जिसके बाद मरी डरा धमकाकर यूरी से जेल का पता निकलवा लेता है और खुद यूरी बनकर जेल में घुस जाता है, क्योंकि रसियंस यूरी को सिर्फ जानते थे बट कभी देखे नहीं थे। इसके बाद रसियंस हॉपर, एंजो और बाकी कैदियों को जेल से बाहर निकालकर एक ओपन एरिया में लेकर आते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारा हथियार पकड़ा दिया जाता है और उनके सामने एक डेमोगॉर्गन को छोड़ दिया जाता है, जो कि एक एक करके सारे कैदियों को मार रहा होता है। तभी मरी और जॉयस मिलकर कंट्रोल रूम में जाती है और गेट को ओपन कर देती है, जिससे कि हॉपर और एंजो वहां से बच निकलते हैं। हॉपर और जॉयस दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉकिंस में जब मैक्स को होश आता है, तब वो ड्राइंग करने लगती है, उसने जो जो अपने विजन में देखा था। नैन्सी सभी ड्राइंग्स को एक साथ मिलाती है, जो कि एक घर की तरह दिख रहा था। नैन्सी समझ जाती है कि ये घर विक्टर क्रिल का है और कंफर्म करने के लिए वो सब विक्टर के घर पर चले जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। तब देखते हैं कि घर पर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं था, बट फिर भी लाइट्स ब्लिंक कर रहा था। इससे यह बात कंफर्म हो जाता है कि इस वक्त वेक्ना अपसाइड डाउन में इसी घर पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन अपना टीम के साथ एडी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसका एक टीम मेंबर पैट्रिक को भी विजन्स आना चालू हो जाता है और वो भी उसी भूतिया घड़ी को देख लेता है। वो लोग देखते हैं कि एडी बोट लेकर भाग रहा था, इसीलिए जेसन और पैट्रिक तैर कर उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी अचानक से पैट्रिक हवा में उड़ जाता है। वो भी उसी बेरहमी से मारा जाता है जैसे क्रिसी और वो लड़का मारा गया था। उधर डस्टिन देखता है कि उसका कंपास गलत डायरेक्शन बता रहा है। वो समझ जाता है कि लवर्स लेक में जहां पर पैट्रिक मरा था, वहां पर अपसाइड डाउन का गेट खुला है, इसीलिए वो सब चेक करने के लिए लवर्स लेक पर जाते हैं। स्टीव पानी के अंदर घुसता है, जहां पर वो दरवाजा को देखता है और फिर ऊपर जाके सबको बता देता है। लेकिन तभी अचानक से एक रूट स्टीव का पैर को पकड़कर
आकर उसको अपसाइड डाउन में ले जाता है। ये देखकर नैन्सी, रॉबिन और एडी भी उसको बचाने के लिए अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। स्टीव के ऊपर बहुत सारे फ्लाइंग डेमोगॉर्गन्स हमला कर देता है, तभी बाकी सब आकर उसको बचा लेते हैं। अब वहां पर सरवाइव करने के लिए उनको वेपन्स का जरूरत था और नैन्सी के पास वेपन्स था, इसीलिए वो सब अपसाइड डाउन में नैन्सी के घर पर जाते हैं, बट उन्हें वहां पर वेपन्स नहीं मिलता है। तब नैन्सी अपना नोटबुक देखती है जिसमें लिखा हुआ था नवंबर 1983, यानी कि इस वक्त वो लोग अपसाइड डाउन में पास्ट के टाइमलाइन में अटके हुए हैं और आज ही के दिन हॉकिंस में पहली बार दरवाजा खुला था और विल गायब हुआ था। तो विल का गायब होने के बाद से नैन्सी वेपन्स रखना चालू की थी। वो लोग इस वक्त मेन टाइमलाइन से 3 साल पीछे थे और तभी उन्हें रियल वर्ल्ड से डस्टिन का आवाज सुनाई दे रहा था, क्योंकि इस वक्त डस्टिन नैन्सी के घर पर था। वो लोग समझ जाते हैं कि 3 साल पहले भी विल अपनी माँ से लाइट्स के जरिए बातें करता था, इसीलिए वो लोग भी लाइट्स के थ्रू बातें करता है। डस्टिन बताता है कि वेक्ना ने लोगों को जिस जिस जगह पर मारा है वहां पर वो दरवाजा खोलता है, तो तुम लोग एडी का घर से वापस आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं सूजी के घर पर, जो कि उनको साउंड डिकोड करने में मदद करती है, जो कि नेवाडा का लोकेशन बता रहा था जहां पर 11 का पावर्स वापस लाया जा रहा था। प्लस आर्मी वालों ने जॉयस के घर से जिस एजेंट को पकड़ा था उसको पीट कर 11 का लोकेशन उगलवा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया में हॉपर और उसका टीम को पता चलता है कि रशियंस बहुत सारे डेमोगॉर्गन्स को उठाकर लेकर आए हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। प्लस उन लोगों के पास माइंड फ्लेयर का भी पार्टिकल्स था। वो लोग सक्सेसफुली प्रिजन से एस्केप करके चर्च पर चले जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने के लिए यूरी के पास एक खटारा सा हेलीकॉप्टर है जो कि चालू भी नहीं होता है, इसीलिए वो लोग मदद के लिए डॉक्टर ओवेंस को कॉल लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब अमेरिका से डॉक्टर ओवेंस का टीम कॉल बैक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हॉकिंस में बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए कोई मदद करने के लिए नहीं आ सकता है। हॉपर समझ जाता है कि अपसाइड डाउन का गेट फिर से खुल चुका है, इसीलिए वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि जेल में जितने भी डेमोगॉर्गन्स और माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स है उन सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि वो सब हाइव माइंड से कनेक्टेड है और ऐसा करने से हॉकिंस में 11 और बाकी के लोगों को मदद मिलेगा। उधर अपसाइड डाउन में नैन्सी और उसका टीम एडी के घर पर पहुंच जाते हैं एंड एट द सेम टाइम रियल वर्ल्ड में डस्टिन और ल्यूकस भी एडी के घर पर होता है। वो लोग रस्सी के सहारे एक एक करके रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और जैसे ही नैन्सी का बारी आता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं पहुंचती है बल्कि सीधा 1959 का टाइमलाइन में पहुंच जाती है। दरअसल ये सब वेक्ना कर रहा था, वो उसको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था। नैन्सी एक पूल में गिरती है और जैसे ही वो पूल से बाहर निकलती है उसको विक्टर क्रिल का घर दिखता है और पता चलता है कि वेक्ना कोई और नहीं बल्कि विक्टर क्रिल का बेटा हेनरी है। दरअसल हेनरी बचपन से ही एकदम शांत किस्म का लड़का था। उसको खेलना कूदना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके पास साइकिक पावर्स था। उसका मानना था कि लोग अपनी जिंदगी को आर्टिफिशियल रूल्स में बांधकर जी रहे हैं, जैसे पैसा कमाना, बच्चे पैदा करना एक्सेट्रा, लेकिन उसको ये सब नहीं करना था। उसको ब्लैक विडो स्पाइडर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, जो कि अपने से कमज़ोर स्पाइडर्स का शिकार करके बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ठीक वैसा ही हेनरी भी करना चाहता था। धीरे धीरे वो अपना पावर्स को बढ़ाने के लिए जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था और जैसे ही उसकी माँ को इस बारे में पता चलता है वो डॉक्टर ब्रनर को कांटेक्ट करती है ताकि हेनरी को वो ठीक कर दे और हेनरी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए एक रात जब सब मिलकर डिनर कर रहे थे तब हेनरी अपनी माँ बहन को मार देता है और इसका इल्जाम अपना बाप विक्टर पर डाल देता है। इसके बाद डॉक्टर ब्रनर उसको हॉकिंस लैब में ले जाते हैं और सबको बता देते हैं कि हेनरी मर चुका है। लैब में हेनरी उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना और जब डॉक्टर ब्रनर हेनरी का पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए तब उन्होंने उसके अंदर एक चिप डाल दिया। तब से वो वहां पर एक केयर टेकर का काम कर रहा था। इसके बाद वेक्ना उसको एक और विजन दिखाता है कि जिसमें कि वो हॉकिंस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। फिर नैन्सी को होश आ जाता है और वो वापस से रियल वर्ल्ड पर आ जाती है। नैन्सी सबको बताती है कि वेक्ना 4 लोगों को मारकर दरवाजा खोलना चाहती है। ऑलरेडी 3 लोग मर चुके हैं और तीसरा दरवाजा
दरवाजा भी खुल चुका है। वो लोग एक बात नोटिस करते हैं कि जिस तरह से वेक्ना लोगों का दिमाग में घुसकर मार रहा है, ऐसे ही सिमिलर पावर्स लेवन के पास भी है। तो जब लेवन वर्ल्ड में जाती है तब उसका फिजिकल बॉडी वहीं पर रहता है, बस उसका दिमाग किसी दूसरी जगह पर होता है। तो इसका मतलब जब वेक्ना शिकार करता है तब उसका भी फिजिकल बॉडी अपसाइड डाउन में कहीं ना कहीं पर होता है और उसी टाइम पर उसको मारा जा सकता है। मैक्स बोलती है कि हम बलि का बकरा फिर से बनने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ लैब में जब लेवन को होश आता है तब वो हॉकिंस जाकर अपने दोस्तों की मदद करना चाहती थी। तब वो पागल सन की बुढ़ऊ डॉक्टर ब्रनर उसको जाने से मना करते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। तब लेवन अपना पावर से उस बुढ़ऊ को हवा में उड़ा देती है बट बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर आर्मी वाले आ जाते हैं लेवन को मारने के लिए। डॉक्टर ब्रनर लेवन को गोदी में उठाकर भाग रहे होते हैं। तब उनको एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से गोली मार देता है और वो गिर जाता है। कर्नल सुलिवान लेवन को शूट करने का कमांड देता है बट तभी डॉक्टर ब्रनर लेवन का मशीन खोल देता है और लेवन उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी माइक भी वहां आ जाता है और लेवन को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ फाइनली वो सन की बुढ़ऊ मर जाता है। अब उन लोगों को हॉकिंस जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं मिलता है, इसीलिए लेवन वहीं से वॉइड में जाकर अपने दोस्तों का मदद कर सकती है बट इसके लिए उसको डेप्रिवेशन टैंक का जरूरत होगा। उधर हॉकिंस में नैन्सी और उसके दोस्त 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। पहला, मैक्स और ल्यूकस विक्टर के घर पर जाकर वेक्ना को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी तरफ स्टीव, रॉबिन और नैन्सी अपसाइड डाउन में जाकर वेक्ना का फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे जब वो मैक्स को मार रहा होगा। और तीसरी तरफ डस्टिन और एडी फ्लाइंग डेमोगॉर्गन्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि नैन्सी और उसका टीम आसानी से विक्टर के घर पर पहुंच सके। तो सब अपना अपना प्लान के अकॉर्डिंग काम पर लग जाते हैं। उधर एडी गिटार बजाकर सभी फ्लाइंग डेमोगॉर्गन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिससे कि स्टीव और उसके दोस्त विक्टर के घर पर पहुंच जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली एडी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेंसरी डेप्रिवेशन टब भी बनकर तैयार हो गया था। लेवन वॉइड में जाकर मैक्स के पास चली जाती है। वेक्ना मैक्स को मारने ही जा रहा था तभी वहां पर लेवन आकर उसको बचा लेती है। वेक्ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो लेवन को बहुत मारता है और फिर मैक्स को हवा में उड़ा देता है और जैसे ही बाकी सबका हाल किया था वैसे ही मैक्स का हाल करता है और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है। उसी टाइम पे रशिया में हॉपर और उसका टीम प्रिजन में जाकर सारे डेमोगॉर्गन्स को जलाकर मार डालते हैं एंड एट द सेम टाइम अपसाइड डाउन में भी स्टीव वेक्ना का फिजिकल बॉडी में आग लगा देता है। इससे वेक्ना अधमरा हो जाता है मगर फिर भी उसी हालत में वो मैक्स को मार डालता है जिससे कि चौथा गेट भी खुल जाता है और हॉकिन शहर में पूरा तबाही मच जाता है। लेवन अपना पावर से मैक्स को जिंदा कर देती है बट वो कोमा में चली जाती है। 2 दिनों के बाद माइक लेवन और उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। उधर हॉपर और जॉयस भी हॉकिंस आ जाते हैं और उसी टाइम विल को वापस से फील होता है कि वेक्ना अब भी जिंदा है और यहाँ से सीजन 5 का शुरुआत होता है। तो दोस्तों सीजन 5 का 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो हम बना दिए है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा तो हाइप करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ऐसा ही सीरीज वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। होप दिस हेल्प्स।